हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन विषय के 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। और इसके पहले भी हम लोगों ने कई विषय को सॉल्व कर लिए हैं पीछे, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। विज्ञान सब सॉल्व हो गया साथियों, ठीक है। तो उन सभी को देखने के लिए आप जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। बाकी राजन सीरीज आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है आज जो है सामाजिक अध्ययन 2016 का पेपर स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने जो है पहला प्रश्न भी आ चुका है। और यहाँ पर देखेंगे जो है पहला प्रश्न बहुविकल्पी का पहला प्रश्न दिए गए सत्यार्थ प्रकाश रचना है। विकल्प ए दिए गए स्वामी दयानंद सरस्वती, विकल्प बी है रामकृष्ण परमहंस, विकल्प सी है स्वामी विवेकानंद और विकल्प डी है राजा राममोहन राय, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो सत्य प्रकाश की रचना है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो ए विकल्प हम लोगों का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला हम लोगों का प्रश्न संख्या 2 है। नाना साहब दत्तक के पुत्र थे, तो बाजीराव के थे, रानी लक्ष्मीबाई की थी, तात्या टोपे या शिवाजी की। तो ठीक है, तो बताइएगा इसमें से कौन सा होगा। अभी साथ में सॉल्व करते चलिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर बाजीराव के हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोगों का क्वेश्चन है साथियों, और यहाँ पर पूछा गया है कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे, ठीक है। आप सभी जानते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कुंवर सिंह भी शामिल थे, ठीक है। और जो वहाँ पर 1857 की क्रांति लड़ी जा रही थी, तो हर सभी लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लड़ रहे थे, ठीक है। और ये जो कुंवर सिंह थे किस डिस्ट्रिक्ट से थे आप बताइएगा, ये भी बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि कुंवर सिंह जो है राज्य के जमींदार थे, ठीक है। तो अवध के थे, बिहार के थे, बैरकपुर के थे या जगदीशपुर के थे, ठीक है। तो ये जो जमींदार थे साथियों जगदीशपुर के थे, ठीक है। और जगदीशपुर है कहाँ, ये जो है बिहार में है, ठीक है, बिहार में है। और एक आरा जिले अब तो बन गए हैं और जानते ही हैं आरा जिले है बिहार में, तो वहीं के थे, ठीक है, जमींदार थे। अगला देखेंगे हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन संख्या 4। पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष जो है विकल्प में दिए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं साथियों इसका राइट आंसर जो है ए सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था, ठीक है, पहला गठन कब हुआ था। तो जो पहला गठन हुआ था साथियों वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को गठित की गई थी। और अगला जो क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन संख्या 5 है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन किया गया, ठीक है। तो जो गठन किया गया था किसके द्वारा किया गया था, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था, भगत सिंह के द्वारा किया गया या राजगुरु द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये जो गठन किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था, ठीक है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इस पर लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, केवल हम स्लाइड को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है आगे देखा जाएगा जब डिजिटल बोर्ड आएगा तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन संख्या 6 दिए गए हैं जीवन, जो बंदी जीवन है साथियों, ठीक है। और ये इसका पुस्तक का लेखक कौन है, जो बंदी जीवन है साथियों इस पुस्तक का लेखक कौन है। भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, राजगुरु हैं या सचिंद्रनाथ सन्याल हैं, ठीक है। तो बंदी जीवन जो पुस्तक है इसके कौन है, तो सच्चिदानंद सन्याल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक का राइट आंसर डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 7। यहाँ पर बताइएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी किसके अधीन था, ठीक है। तो विकल्प ए दिए गए पुर्तगाल के अधीन था, विकल्प बी दिए गए इंग्लैंड की महारानी के अधीन थे, या फ्रांस के था, या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी, ठीक है। तो यह जो है राइट आंसर सी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है पांडिचेरी जो है फ्रांस के अधीन थी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, फ्रांस के अधीन थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन संख्या 8 है। और क्वेश्चन संख्या 8 में पूछा गया है कि किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग
पर वनों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो जो सबसे कम वनों पर भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो वनों का विस्तार कम पाया जाता है वो पाया जाता है किसमें? बिहार में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, बिहार। ठीक है, आइए अगला जो क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाला वन है। ठीक है, तो इसमें बताइएगा कौन सा राइट आंसर होगा। विकल्प ए दिए गए हैं आर्द्र मानसूनी वन, विकल्प बी दिए गए हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और विकल्प सी दिए गए हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, और विकल्प डी दिए गए हैं दलदली वन। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। और अगर बात करें यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं वहाँ पर जो बरसात होती है तो वो जो है लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर। ठीक है, तो उसको जो है क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन बोलते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन संख्या 10 दिए गए हैं, पूछा गया है कि मौसम कैसे बनता है। ठीक है, मौसम कैसे बनता है, और यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं पृथ्वी के परिक्रमण। ठीक है, मतलब जो घूमता है, जैसे ये पृथ्वी मान लेते हैं, ये लोगो जो है, और सूर्य जो है बीच में है। ठीक है, यहाँ पर, और पृथ्वी जो है ऐसे 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 मतलब घूम तो रही है, और साथ में जो है क्या है, चक्कर भी लगा रही है। तो उसी को जो है पृथ्वी के परिक्रमण मतलब घूर्णन के कारण जो है यहाँ पर क्या है, मतलब जो घूम रही है उसी के कारण क्या है, मौसम में परिवर्तन होता रहता है। जैसे ठंडी हो गई, गर्मी हो गई, बरसात हो गई, इसी से आ रहा है। ठीक है, जो 24 घंटे में ये मतलब एक साल में घूमता है। ठीक है, और 24 घंटे में अगर यहीं घूमा जा रहा है, पृथ्वी यहीं भी घूम रही है, क्या कर रहा है वहाँ पर? वो 24 घंटे में घूम रही है, और एक साल में पूरा चक्कर लगा दे रही है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा हम लोगों का, यहाँ पर उत्तर कौन सा था? तो ये जो उत्तर था हमारा पहला आंसर सही था। किसके कारण? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 11 पूछा गया है कि आर्कटिक बिलो है। ठीक है, जो आर्कटिक बिलो है वह क्या है? तो ए दिए गए पर्वत का नाम है, बी दिए गए वन का नाम है, सी दिए गए हैं बांध का नाम है, या डी दिए गए झाड़ी का नाम है। तो आर्कटिक बिलो जो है साथियों, ये जो है झाड़ी का नाम है। ठीक है, और इसको जानते हैं, जो झाड़ी होती है ये जो है कहाँ पर पाई जाती है? तो ये टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? तो ये टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। अगला देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 12 है, और यहाँ पर जो 12 पूछा गया है कि सीसी का नाम है। एक सुने होंगे साथियों मक्खी। ठीक है, मक्खी का आपने नाम सुना होगा, जो सीसी मक्खी बहुत प्रसिद्ध थी। और यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, एक प्रकार के मच्छर हैं, एक प्रकार का मछली का है, एक प्रकार की मक्खी का है, एक प्रकार का कुत्ते का। तो यहाँ पर जो है सीसी जो है एक प्रकार की मक्खी है। ठीक है, जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं उससे बड़ी होती हैं, और उसमें क्या होता है, वो अगर एक बार काट लें मनुष्य को तो वो जो है लगभग सुलाने की क्षमता रखती हैं। कई दिन तक जो है इंसान उसको काटने से जो है सोते रहते हैं। ठीक है, मतलब उसमें अजीब से उलझन हो जाती है, तो ये सभी वहाँ पर होने लगता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13, और यहाँ पर पूछा गया है कि मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है। ठीक है, और विकल्प ए दिए गए हैं मदार के पत्तों से, विकल्प बी दिए गए भांग के पत्तों से, विकल्प सी है नीम के वृक्ष के छाल से, विकल्प डी दिए गए सिनकोना वृक्ष के छाल से। ठीक है, तो जो मलेरिया होती है साथ ही जानते हैं गंदगी से फैलता है, और जहाँ पर नाला नदी ये सभी होते हैं और पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर होता है, और उन सभी को जो है जब मलेरिया फैलता है, मच्छर काटते हैं, तो उससे या जो दूषित पानी होता है उसको जब पिया जाता है तो होता है, तो उससे जो है होता क्या है कि एक जो है सिनकोना वृक्ष की छाल है, पेड़ होती है, उसकी जो छाल होती है उसी के छाल से जो है ये मलेरिया की दवा है जो है बनाई जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सिनकोना वृक्ष की छाल से जो है मलेरिया अर्थात कुनैन से जो है दवा बनाई जाती है। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे। अगला जो है हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा है प्रश्न संख्या 14 है कि पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है,
जो पंचशील सिद्धांत है सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें से? विकल्प ए दिए गए हैं प्रादेशिक अखंडता व प्रभुत्व का पारस्परिक सम्मान, ठीक है, और बी दिए गए हैं अनाक्रमण, सी दिए गए हस्तक्षेप, डी दिए गए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक सहयोग, ठीक है। तो पांचशील जो सिद्धांत दिए गए थे उसमें से एक तो ये है कि देश को शांतिपूर्वक बनाए रखना, अस्तित्व बनाए रखना, समानता रखना और पारस्परिक जो है सहयोग आपस में होते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे चीन के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है, तो उसी को बोला जा रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका ये है पंचशील सिद्धांतों का कि जो है शांति बरकरार रहनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला जो क्वेश्चन दिए गए साथ में पूछा गया है कि राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ में भिन्नता है, ठीक है। तो उद्देश्यों की, सैन्य संबंधित, अनेक संधि सम्मेलन या सदस्यों की, ठीक है। तो जो राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र संघ में भिन्नता पाई जाती थी वो है सदस्यता को लेकर के, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? सदस्यता जो है राइट आंसर हो जाएगी। आपने कितना क्वेश्चन साथियों सही किए हैं आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा। आप एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी साथी के साथ, ठीक है। जैसे ही अपडेट होते जाएंगे साथियों, आप सभी का सहयोग रहा तो ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते चलिए सभी साथी के साथ। और आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप सभी के लिए देख ही रहे हैं साथियों, अभी जो है टेलीविज़न पर मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में जो है वहाँ पर दिक्कत होती थी। दिक्कत नहीं, आप सभी को जो है थोड़ा सा फेस टू फेस नहीं हो पाता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अच्छे से दिख रहा है, और प्रयास करेंगे ऐसे ही चलता रहेगा। रिस्पॉन्स अगर आपका अच्छा रहा, ठीक है, तो रिस्पॉन्स अच्छा सा दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए मिलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा अतिलघुत्री प्रश्न, और अतिलघुत्री प्रश्न में प्रश्न संख्या 16 दिए गए हैं। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए। मतलब जो 1857 की क्रांति हुई थी साथियों, वो क्यों हो गई थी, क्या कारण था, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है। तो आप सभी जानते ही हैं कि एक मंगल पांडे नाम के व्यक्ति थे, ठीक है, और वहाँ पर जो है जो सैनिक थे, वो सैनिक क्या थे, अंग्रेजों ने जो है क्या किया था, वहाँ पर जो बंदूकें होती थी, कारतूस होता था, उसमें गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी जो है लगा दिया जाता था उसी में, और उसको जो है दाँत से निकाल करके अंदर भर करके तब जो है चलाना पड़ता था। तो उन्होंने, मंगल पांडे ने विरोध किया, और धीरे धीरे ये जो है क्या हो गया, 1857 की क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। और उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, जो स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उनका कारण बताइए। आइए हम लोग 5 कारण देख लेते हैं, आखिर कारण क्या क्या था। तो जो पहला कारण था यहाँ पर 1800 स्वतंत्रता के संग्राम के प्रमुख कारण, और पहला कारण क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति, ठीक है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करती थी, कंपनी भारत में आती थी और जो है अपना जड़ धीरे धीरे मजबूत करती जाती थी। और क्या करती थी कि वो जो है कहीं टैक्स बढ़ा देती थी, कहीं 4 घंटे काम कराना है तो वहाँ पर 10-10 घंटे काम लगा देता था, करते रही, मजदूरी कम कर देना। तो ये सभी जो है शोषण करने का तरीका हो गया था, इसलिए जो है क्या हो गया, ये जो है इस कारण जो है 1857 क्रांति का एक ये उद्देश्य था। अगला उद्देश्य क्या था, क्यों की गई, तो दूसरा था प्रशासनिक नवाचार व आर्थिक शोषण, ठीक है। जो प्रशासनिक कार्य होते थे वहाँ पर नए नए कार्यों को कराना या और उसका मूल्य ना देना, आर्थिक शोषण करना मतलब काम करा लेना, पैसे ना देना। और तीसरा क्या है, भू राजस्व नीति के तहत किसानों से भरी कर वसूली करना, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी मान सकते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो भी कंपनी यहाँ पर आती थी वो क्या करती थी, वो यहाँ पर आकर के अधिकार जमा लेती थी। अधिकार जमाने के बाद क्या है, किसानों से वसूली करती थी, कहीं टैक्स बढ़ा दिए, ठीक है, कहीं ज़बरदस्ती का काम करा रहे हैं, खेतों में मजदूरी नहीं दी। तो इन सभी के लिए जो है क्या हो गया, स्वतंत्रता संग्राम जो है स्टार्ट हो गया 1857 में। और यहाँ पर जो है क्या था, भारी कर वसूली गई थी। चौथा दिए गए कंपनी प्रशासन में भ्रष्टाचार, ठीक है। कंपनी में जो है क्या हो गया, भ्रष्टाचार होने लगा। वहाँ से जो है आदेश आता था कि यहाँ पर जो है ज़्यादा टैक्स नहीं वसूलना है, लेकिन कंपनी क्या है, भ्रष्ट हो गए लोग बैठे,
आज भी तो देख ही रहे हैं साथियों करप्शन किस प्रकार से है आज़ाद होने के बाद भी। ठीक है, कोई काम कराने चले जाओ तो बिना पैसा दिए होता ही नहीं है। तो उस समय तो और जो है बाहर के लोग थे तो और जो है दिक्कत थी। आज अपने ही लोग में ये हो रहा है तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो किस प्रकार से रहा होगा उस समय। ऐसे ही नहीं हो गई, देख रहे हैं कितना ज़्यादा वो हो रहा है लेकिन कुछ नहीं। 1857 में क्रांति हो गई। और पांचवा दिया गया कि धार्मिक निष्क्रियता अधिनियम द्वारा हिंदू परंपराओं को बदलने का प्रयास किया गया है। तो पहले देख ही रहे थे सती प्रथा और भी बाल विवाह ये सभी जो है कुप्रथाएं चल रही थी। इन सभी को जो है क्या करना, परिवर्तन के लिए जो है क्या किया गया, इसकी जो है निंदा की गई और 1857 की जो है क्रांति कर दी गई। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन रहेगा हम लोगों का क्वेश्चन संख्या 17 और पूछा गया है कि रानी अवंतीबाई कौन थी। ठीक है, जो रानी अवंतीबाई आखिर कौन थी पूछा गया है। आइए देखते हैं। वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी, जन्म 16 अगस्त 1831 को लोधी राजपूत समुदाय में हुआ था। ठीक है, जो वीरांगना महारानी अवंती लोधी का जन्म जो है 16 अगस्त 1831 को लोधी राजपूत समाज में हुआ था। वे 1857 जो है 1857 स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख योद्धा थी। ठीक है, अवंतीबाई कौन थी, जो 1857 की क्रांति हुई थी इनमें भी इनका योगदान रहा है। ठीक है, और ये प्रमुख योद्धा थी और शौर्य, देशभक्ति व बलिदान की प्राप्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में जाना जाता है, बलिदान देशभक्ति प्रतीक के रूप में जाना जाता है किसको, अवंतीबाई को। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 18 लेते हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे। ठीक है, तो ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत थे क्या थे, और यहाँ पर जो है उत्तर दिए गए हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। और यह एकेश्वरवादी पर आधारित संगठन था। एकेश्वरवादी का मतलब ये होता है जो एक ही ईश्वर में विश्वास करता हो। ठीक है, और ऐसा नहीं कि 50 जो है देवी देवता हो गए या ऐसे कोई चीज़। इन सभी चीज़ों में जो है इनका जो है राजा राम मोहन राय का मत था। ठीक है, और यहाँ पर इसके जो इनके जो सिद्धांत हैं, क्या क्या सिद्धांत थे राजा राम मोहन राय के। यहाँ पर जो पहला सिद्धांत था इनका सती प्रथा, बहु विवाह। ठीक है, और जैसी इन सभी बुराइयों का विरोध करना। तो पहले क्या था, सती प्रथा चल रही थी। ठीक है, पति की डेथ हो गई, महिला को भी जो है चिता पर जला दो। तो ये सभी जो है प्रथाएं थी। पहले सोचिए उनकी क्या जो है कमियां थी, क्या जो वो था। ठीक, गलती किसी को पता लगा कुछ हो गया, उनकी डेथ हो गई तो उनको भी, तो ये सभी जो कुप्रथाएं चल रही थी। और अगला दूसरा है मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध। अच्छा, अभी तक जो है कोई ये नहीं जान पाया कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। ये सभी चीज़ें, कोई जाता है दोबारा वापस आता है या नहीं आता है, तो इन सभी का ये जो है विरोध कर रहे थे राजा राम मोहन राय ने। और मूर्ति पूजा का भी उन्होंने विरोध किया था। आप सभी जानते ही हैं कि इंसान ही मूर्ति को बनाता है और उसी मूर्ति को जो है पूजा जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने जो है उनका विरोध किया था कि जो है मूर्ति पूजा बंद होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा दिया गया है कि समाज में स्त्री पुरुष समानता और शिक्षा का प्रचार। ठीक है, तो जो स्त्री पुरुष में समानता, जैसे वेतन ही ले लीजिए, अभी संविधान लागू होने से जो है थोड़ा बहुत हो गया है। नहीं तो देखते थे कभी जो है वेतन की बात करें तो सेम काम के लिए जो है महिला को कम, पुरुष को ज़्यादा, या काम करने के लिए जो है कम ज़्यादा। तो इन सभी चीज़ों में जो है क्या है, परिवर्तन करने के लिए जो है इन्होंने प्रचार किए, शिक्षा का प्रचार किए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19 और इसमें दिया गया है कि श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ के निवासी थी। ठीक है, तो श्रीमती जो एनी बेसेंट थी, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1847 को। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो लंदन में हुआ था। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। ठीक है, उनका
परिवार मूलतः आयरिश, ठीक है, आयरिश कहाँ पर था, तो कहाँ, लंदन में था, ठीक है, आयरिश था, वे आयरिश स्वशासन समर्थक थी, ठीक है, और 1893 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्यता के रूप में भारत आई। किसके रूप में, थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्यता के रूप में भारत आई। अगला दिए गए हैं प्रश्न संख्या 20, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो हुई थी कब, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। इनके संस्थापक A.O. ह्यूम थे, ठीक है, जो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उनकी जो संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने और कांग्रेस की पहली जो बैठक हुई थी वो पुणे में होनी थी, ठीक है, पुणे में होनी थी, लेकिन क्या हुआ कि हैजा होने के कारण जो है पुणे से उसको कैंसिल कर दिया गया और मुंबई में उसको आयोजित कर दी गई थी, ठीक है। तो क्या हो गया था, प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। कांग्रेस की पहली बैठक पुणे में होनी थी परंतु हैजे के कारण मुंबई में आयोजित की गई, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 21, राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, ठीक है। तो ठीक है, राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो ये जो है राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन, दादा भाई नौरोजी, P.M. मेहता, W.C. बनर्जी और D.E. वाचा थे, ठीक है। इन्हें नरमपंथी कहा जाता था, ठीक है। नरमपंथी का मतलब है कि चलो ठीक है हो जाएगा, थोड़ा सा नम पढ़ के, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी को ले लो, ठीक है, तो बार बार अनशन कर देना या ठीक है प्रयास करना मनाना किसी चीज़ों को लेकर के, ठीक है, भूख हड़ताल कर देना। और यहाँ पर देखेंगे 3P नीति जो है साथियों क्या था, ये जो है 3P नीति अर्थात 3P का मतलब है प्रे का मतलब होता है प्रार्थना, पिटीशन का मतलब है याचिका दायर कर देना, मतलब जो है कोई अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप इसमें जा कर के यहाँ ये करप्ट आदमी है इनको सही कीजिए, ठीक है। तो ये माध्यम था प्रोटेस्ट करके, ठीक है, इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो सड़कों पर उतर करके जो है प्रोटेस्ट करना भी जो है इसके बारे में ध्यान दीजिए। अर्थात प्रार्थना, याचिका और विरोध के माध्यम से जो है सुधार चाहते थे। कोई भी अगर दिक्कत हो रही है तो उसमें क्या चाहते थे, किसके माध्यम से, तो विरोध करने के माध्यम से, याचिका के माध्यम से, प्रार्थना, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला जो है हम लोग अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 22, ठीक है, और इसमें पूछा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम इसमें बताना है और यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को अहमदाबाद से दांडी तक प्रारंभ किए गए इसके प्रमुख कार्य थे, ठीक है। जो सविनय अवज्ञा हुआ था साथियों, ये हुआ था क्या, किस लिए, महात्मा गांधी ने चलाई थी, कब चलाई थी, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को चलाई थी, ठीक है, किसने, महात्मा गांधी ने। क्यों चलाई थी, तो ये इसलिए चलाया गया था कि अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, जो विदेशी कंपनियां आती थी उन सभी में कुछ न कुछ जो है यहाँ जो इंडिया में कुछ न कुछ प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर देते थे, जैसे नमक का दाम बढ़ा देना, ठीक है, टैक्स वसूल करना। तो ये सभी चीज़ों को जो है ये लोग क्या करते थे, कुछ न कुछ कीमतों में दरी में बढ़ोतरी करके इनका जो है क्या करते थे, दाम हाई कर देते थे। तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, उसी करने के लिए क्या था, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए महात्मा गांधी ने जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को अहमदाबाद है कहाँ, गुजरात में है, और गुजरात में ही जो है दांडी है, और यहाँ पर दांडी का मतलब होता है पैदल जो है यात्रा किए थे, ठीक है, कहाँ से, तो अहमदाबाद गुजरात से दांडी तक, ठीक है। प्रारंभ किए, इनके जो प्रमुख कार्यक्रम थे कौन कौन से कार्यक्रम थे, तो पहला था नमक
कानून तोड़ना। जो कानून अंग्रेजों ने या जो विदेशों से आए हुए लोग थे, जो कानून बनाए हुए थे, कंपनियां आई थी, उन्होंने जो है अपने ही देशों से नमक बनाते थे, समुद्र से नमक निकालते थे, उसी पर कर लगा दिए अगला तगड़ा टाइट कर। ये छोटे छोटे सभी लोगों को जीवन में छोटी छोटी मर्रा की चीज़ों में टैक्स लगा दिए। तो इन सभी को रोकने के लिए जो है क्या था, नामक कानून तोड़ना था, करों का भुगतान न करना था। ठीक है, जो ये सभी था क्या था, करों का भुगतान न करना। इतना ज़्यादा कर लगा दिया गया था इंडिया पर, भारत वालों के ऊपर, कि दे पाना ही मुश्किल था। सरकारी पदों से त्यागपत्र देना और शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना और सत्य व अहिंसा के मार्ग से स्वराज प्राप्त करना। ठीक है, तो ये सभी जो है चीज़ें थी, इसीलिए जो है धरना या जो आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, इन्हीं सब के रीजन को लेकर के चलाए गए। ठीक है, आइए अगला जो क्वेश्चन दिए गए हैं, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 23, और यहाँ पर दिए गए मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए। ठीक है, यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं मानसून शब्द अरबी के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, और मानसूनी जलवायु की जो प्रमुख विशेषता होती है, ठीक है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता होती है, क्या होती है, हवाओं की दिशा का ऋतु परिवर्तन के साथ बदलना। ठीक है, क्या है, हवा जिस प्रकार से चलेगी उसी प्रकार से ऋतु में परिवर्तन होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, मानसूनी जलवायु में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। जैसे भारत में देखेंगे अपने यहाँ पर, तो क्या है, कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती है, गर्मी पाई जाती है, वर्षा पाई जाती है और शीत ऋतु पाई जाती है, ठंडी। ठीक है, आइए अगला जो क्वेश्चन रहेगा हम लोगों का, क्वेश्चन संख्या 24 है, जेट वायुधारा किसे कहते हैं। ठीक है, जेट वायुधारा किसे कहते हैं, तो उत्तर है जेट वायुधारा ऊपरी वायुमंडल में तेज गति से बहने वाली हवाएं होती हैं, जिनकी दिशा निश्चित रहती हैं। ये जलधाराओं की तरह प्रवाहित होती हैं। इनकी 2 प्रमुख प्रकार हैं। ठीक है, जो जेट वायुधारा हैं, इनकी 2 प्रकार की प्रमुख धाराएं होती हैं। कौन कौन सी, पश्चिमी जेट स्ट्रीम और दूसरा पूर्वी जेट स्ट्रीम। ठीक है, चलिए अगला हम लोगों का जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 25, और यहाँ पर दिए गए हैं प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, और ठीक है, सभी साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेते हैं और आप सभी जो है वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और ये तरीका सही है या हमारा पुराना पैटर्न ही सही है, ये भी कमेंट कीजिएगा। अगर आप कहोगे इस पर पढ़ाने के लिए, तो मैं ऐसे ही जैसे पढ़ा रहा हूँ लिख तो पाऊंगा नहीं इस पर। ठीक है, तो इसलिए जो है हम जो है केवल समझा पाएंगे, तो समझाने में अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो बताइएगा। वैसे भी जो है हम स्क्रीन पर लिखते हैं तो उस पर भी जो है प्रॉब्लम आती थी, तो बताइएगा। जो है आगे धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं, अपडेट करेगा जाएगा, तो आप सभी का सहयोग भी जरूरी है। वीडियो को जितना शेयर हो सके शेयर कर दीजिएगा, कोई कमेंट हो बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन दिए गए है प्रश्न संख्या 25 दिए गया है, और यहाँ पर पूछा गया है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन पूछा गया है, प्रकृति में उपलब्ध वे सभी पदार्थ जो मानव जीवन के लिए आवश्यक उपयोगी हों, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, भूमि, वन, जीव जंतु, खनिज आदि। ठीक है, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। मतलब ऐसा चीज जो प्रकृति ने दिया हुआ है, ठीक है, उनको प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। ठीक, जैसे क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन में जैसे जल हो गया, भूमि हो गई, वन हो गया, जीव जंतु हो गए। ठीक, ये सभी जो है क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। एक मानव संसाधन होते हैं। मानव संसाधन क्या होते हैं, तो मानव संसाधन वो होते हैं जो मानव के द्वारा बनाई जाती है, मानव के हेल्प के लिए बनाई जाती है, मानव अपने हेल्प के लिए बनाता है, तो सभी को जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और अगर इस पे हाँ आगे देखेंगे साथियों, अगर यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण करेंगे, तो जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक चीजें अगर इसका वर्गीकरण करेंगे तो इसको भी जो है बांट सकते हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, और विकास के आधार पर किसकी कितनी वृद्धि हुई है, पेड़ पौधे कितना विकास कर गए, जैसे पहले मनुष्य
4 पैरों पर चलते थे, फिर आगे 2 पैरों पर खड़े हुए, फिर ठीक 2 पैरों पर खड़े हैं, धीरे धीरे बाल वाल सब गायब हो गए हैं शरीर पर से। तो ये सभी जो है वितरण के आधार पर कर सकते हैं। तो ये सभी जो है क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताइएगा। प्रश्न संख्या 26 है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है। ठीक है, बांध परियोजना का नाम भी लिखिए। ठीक है, ठीक। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में एक सोनभद्र जिला है साथियों। ठीक है, और सोनभद्र जिले में ही जो है रिहंद बांध परियोजना स्थित है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक क्या है, रिहंद बांध परियोजना स्थित है। और रिहंद बांध परियोजना स्थित है, यह राज्य का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, और ये जो है कौन सा बांध है, रिहंद बांध परियोजना। ठीक है, यह राज्य का सबसे बड़ा बांध है जिसे रिहंद नदी पर बनाया गया है। ठीक है, रिहंद नदी पर बनाया गया है। यह बांध सिंचाई और पन बिजली, ठीक है, पन बिजली नहीं, उत्पन्न बिजली कर सकते हैं या पानी बिजली कर सकते हैं। ठीक है, तो पन बिजली उत्पन्न दोनों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब क्या, यह बांध जो है सिंचाई के लिए, ठीक है, और बिजली उत्पन्न बिजली या पानी बिजली उत्पादन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए अगला जो दिए गए हैं प्रश्न संख्या 27 है, बताइएगा। ठीक है, कि चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चिपको आंदोलन का प्रमुख योगदान वन संरक्षण के क्षेत्र में रहा है। ठीक है, किसमें रहा है, वन संरक्षण के क्षेत्र में रहा है। जो चिपको आंदोलन था साथियों, आपने सुना होगा कि पहले जो है पेड़ जब काटा जा रहा था तो कुछ लोग जो है उसको जा करके क्या पकड़ लिए कि जो है हम मुझको काट दीजिए और बाकी पेड़ों को छोड़ दीजिए। तो ये सभी जो है क्या था, इसी को बोला गया है क्या, चिपको आंदोलन। ठीक है, तो आइए देखते हैं चिपको आंदोलन का प्रमुख योगदान वन संरक्षण के क्षेत्र में रहा है। यह आंदोलन गांधीवादी नेता सुंदर लाल बहादुर द्वारा 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, अब जो है उत्तराखंड में चला गया है। ठीक है, कौन, चमोली जिला जो है, जो उत्तर प्रदेश में था अब उत्तराखंड में चला गया है, तो शुरू किया गया था। ठीक है, जो चिपको आंदोलन था, एक जो सुंदर लाल बहादुर जोशी थे 1973 ईस्वी में जब पेड़ काटा जा रहा था तो उसमें जो है क्या किए थे, चिपको आंदोलन चलाए थे। ठीक है, और उसी को जो है क्या किए थे, तो और जो है अब डिस्ट्रिक्ट वो चेंज हो गया। ठीक है, और इसमें लोग क्या करते थे कि इसमें लोग पेड़ों को चिपक करके उन्हें काटने से बचाते थे। मतलब अभी हमने बताया कि पेड़ों को जो है चिपक जाते थे और बोलते थे कि नहीं मुझको काटिए लेकिन पेड़ों को मत काटिए। ठीक है, तो ये जो है इसमें लोग क्या करते थे, इसका नारा था पारिस्थितिकी ही अस्थाई अर्थव्यवस्था है। पारिस्थितिकी ही अस्थाई अर्थव्यवस्था है। आइए प्रश्न संख्या 28 है, जैव विविधता किसे कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता से तात्पर्य किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी सजीव प्राणियों की प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता से है। ठीक है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम समाजशास्त्री एडवर्ड विल्सन ने किया था। किसने किया था, एडवर्ड विल्सन ने किया था। ठीक है, तो जैव विविधता किसे कहते हैं, अगर पूछा जाएगा तो जैव विविधता से तात्पर्य किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी सजीव प्राणियों, प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता से है। ठीक है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम समाजशास्त्री एडवर्ड विल्सन ने किया था। ठीक, प्रश्न संख्या 29 दिए गए हैं और पूछा गया है कि मल्थन का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। ठीक है, उत्तर है मल्थन एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिए। ठीक है, उनके अनुसार जनसंख्या वृद्धि की दर संसाधनों की वृद्धि से अधिक होती है। परिणामस्वरूप प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाती है जिससे संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। ठीक है, जाहिर सी बात है साथियों, अगर जनसंख्या बढ़ जाएगी तो किस पे, जो संसाधन होगा उसको ज़्यादा बनाना पड़ेगा, उस पर तो दबाव तो बनेगा ही। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा मल्थन जनसंख्या सिद्धांत
क्या बताए थे? इन्होंने बताया कि मल्थन एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपनी पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में क्या बताया कि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था। किसने? मल्थन ने। उनके अनुसार जनसंख्या वृद्धि की दर संसाधनों की दर से अधिक होती है। ठीक है, जो संसाधन है उससे ज़्यादा जो है क्या थी? वृद्धि हो जाती है जनसंख्या की। परिणाम स्वरूप प्रत्येक 25 वर्ष की जनसंख्या में दोगुनी हो जाती है। जो इन्होंने बताया था कि 25 वर्ष जो है 25 वर्ष में जो जनसंख्या होती है वो दोगुनी हो जाएगी। जैसे 144 करोड़ अभी है तो 25 सालों में देखोगे तो कितना हो जाएगा? 200-250 करोड़। ठीक, तो ये जो है संख्या इनके अनुसार दोगुनी हो जाएगी जिससे संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि जितने ज़्यादा संसाधन होते हैं, ठीक है, संसाधन जो है वो जो है कम होती है, संख्या जो है ज़्यादा हो जाती है। तो यही रीज़न है, तभी तो जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 30 दिए गए, समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। पदों का योग बटा पदों की संख्या। पदों का योग जो है सिग्मा एक्स से डिनोट करते हैं और पदों की संख्या को एन से डिनोट करते हैं। समांतर माध्य को ए से अर्थात एवरेज से डिनोट करते हैं। ठीक है, आइए अब 10 क्वेश्चन और बचा हुए हैं और आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। पढ़ाने का तरीका कैसे है, ठीक है, या कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे हम अत लघुत्तरी खत्म हो चुका है, लघुत्तरी प्रश्नों पर बढ़ रहे हैं और प्रश्न संख्या 31 दिए गए हैं। पूछा गया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता बहादुर शाह जफर को क्यों घोषित किया गया? किन्हीं 4 कारणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अभी हमने थोड़ा सा चर्चा किया था 1857 की क्रांति में। ठीक है, अब आइए और देखते हैं इसके आगे। इसमें पूछा गया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता बहादुर शाह जफर को निम्नलिखित कारणों से घोषित किए गए। ठीक है, ठीक है, बहादुर शाह जफर को क्यों घोषित कर दिया गया था स्वतंत्रता संग्राम में? ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए इनको नेता क्यों घोषित किए गए, तो आइए पहला जो पॉइंट है, बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी और प्रतीकात्मक शासक थे। ठीक है, क्या थे? बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे और प्रतीकात्मक शासक थे, इसलिए जो है इनको क्या बना दिए गए? बहादुर शाह जफर को नेता घोषित कर दिया गया था 1857 की क्रांति में। अगला जो पॉइंट दिए गए दूसरा, वे भारतीय जनमानस में एकता के प्रतीक माने जाते थे। ठीक है, तीसरा था उनके पास संगठित सेना और दिल्ली पर प्रभाव था। ठीक है, जो बहादुर शाह जफर थे उनको क्या था कि उनको जो है उनके पास जो है संगठित सेना, मतलब उनके पास सेना थी और दिल्ली पर जो है उनका प्रभाव था जिससे नेतृत्व संभव हो पाए। जब जैसे आपका गांव में चलती है तो अगर कोई आप बोलोगे तो सभी लोग करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इनको भी जो है वहाँ का पकड़ अच्छी मजबूत थी तो उनको जो है नेता बना दिए गए। ठीक, तो जाहिर सी बात है अच्छा काम हो पाएगा पकड़ रहेगी तो। ठीक है, तीसरा है यहाँ पर उनके पास संगठित हो गया। ठीक है, उनके पास संगठित सेना दिल्ली पर प्रभाव था जिससे नेतृत्व संभव था। चौथा पॉइंट है मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह के बाद। ठीक है, मेरठ में कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को विद्रोह होने के बाद 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर उन्हें सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, क्यों कब घोषित किया गया था? तो 11 मई दिल्ली पर कब्जा करके उन्हें सम्राट घोषित किया गया था। यह विदेशी शीघ्र ही पूरे उत्तर भारत, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद और जगदीशपुर में फैल गया। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो गया, यह जो विद्रोह था वो धीरे धीरे कानपुर में फैला, लखनऊ में फैला, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर, ऐसे ही धीरे धीरे क्या हो गया, 1857 की क्रांति जो है विकराल रूप धारण कर लिया। अगला प्रश्न संख्या 32 दिए गए हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, टिप्पणी किस पर करना है? तो अहमदीय आंदोलन और
देवबंद आंदोलन, ठीक है। तो अहमदिया आंदोलन जो है क्या होता है, तो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी इस आंदोलन की स्थापना की। इसका उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता में सुधार करना, ठीक है। जो 1889 में अहमदिया आंदोलन हुआ था, इसमें जो है क्या किस लिए हुआ था, तो इसका जो उद्देश्य था ये धार्मिक स्वतंत्रता में सुधार करने के लिए आंदोलन किया गया था। क्यों? मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा के लिए प्रेरित करना था। उनके उत्तराधिकारी हकीम नूरुद्दीन बने थे, ठीक है। बी दूसरा जो दिए गए है देवबंद आंदोलन। क्यों हुआ था देवबंद आंदोलन? 1857 के बाद मुस्लिम शिक्षा और धार्मिक पुनर्जागरण हेतु 1866 में देवबंद सहारनपुर में शुरू किया गया था। इस मोहम्मद कासिम और गंगोही ने चलाया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का विरोध और इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा देना था, ठीक है। तो जो देवबंद आंदोलन हुआ था ये मुस्लिम 1857 की क्रांति हुई थी मुस्लिम शिक्षा के बाद जो है, इसके बाद धार्मिक शिक्षा का जो है धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना है, इन सभी चीज़ों के लिए जो है आंदोलन किया गया था, ठीक है। और ये जो है इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका जो उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का विरोध करना और इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा देना। क्योंकि जो ब्रिटिश शिक्षा थी, ठीक है, जो ब्रिटिश शासन थी वो जान ही रहे हैं किस प्रकार की थी, ठीक है, दूसरों पर अत्याचार करना, ये सभी। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया कि भारतीय पुनर्जागरण अथवा नव जागरण को नामित सहित अंकित कीजिए, ठीक है। क्या दिए गए हैं कि भारतीय पुनर्जागरण अथवा नव जागरण के नाम सहित अंकित कीजिए। तो उत्तर है भारतीय पुनर्जागरण वह काल था जब समाज में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों की शुरुआत हुई, ठीक है। इसने सती प्रथा, बाल विवाह, शिशु हत्या जैसी कुरीतियों का विरोध किया, ठीक है। आगे इनकी प्रमुख सुधारक एवं संस्थाएं थी, ठीक है। तो भारतीय पुनर्वास अथवा नवजागरण को नाम सहित अंकित कीजिए। आइए अब देखते हैं। जो दयानंद सरस्वती थे, ये जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1899 में। ज्योतिबा फूले जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये जो है रमाबाई ने जो है शारदा सदन जो है ये जो है की थी। और इन सभी का जो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, शारदा सदन, ये सभी जो काम था, इनका काम क्या था, जो कुरीतियाँ थी, सांस्कृतिक कुरीतियाँ, धार्मिक कुरीतियाँ, उन सभी को दूर करना था, ठीक है। चलिए उन सभी को दूर करना, विरोध करना, तो ये सभी काम था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 34 और इसमें दिए गए है कि भारत का मानचित्र बनाकर निम्नलिखित स्थानों को नाम सहित अंकित कीजिए। तो भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थान अंकित कीजिए, ठीक है। तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, अमृतसर पंजाब में है, चंपारण बिहार में है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, प्रयागराज में, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर मैप में, तो आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम बता दें कि अमृतसर चौरी चौरा जो है जानते ही कहाँ से चलता है। चौरी चौरा जो है गोरखपुर में है, तो चौरी चौरा यहाँ पर दिए गए हैं, गोरखपुर में है, ठीक है। चंपारण उसके ऊपर है, ठीक है, चंपारण उसके ऊपर है, अर्थात बिहार में है चंपारण, ठीक है। अगला दिए गए है इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है कहाँ है, प्रयागराज में है, यहाँ नीचे दिए गए। अमृतसर जो है दिए गए हैं पंजाब में, पंजाब जो है यहाँ क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर के नीचे जो है दिए गए, राजस्थान के ऊपर है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 35 दिए गए हैं। गला बैठ रहा है साथियों, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इतना चलेगा, 2-4 क्वेश्चन और है, बैठने दीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया है कि जलवायु और मौसम में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो मौसम तथा जलवायु में अंतर
मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है। तो मौसम किसी निश्चित स्थान पर दिए हुए समय की वायुमंडलीय स्थिति को कहते हैं, जबकि जलवायु किसी स्थान के लंबे समय अंतराल की मौसमी घटनाओं का क्रम है। दूसरा क्या है, मौसम समय और स्थान के अनुसार शीघ्र परिवर्तित होता है, जबकि जलवायु लंबे अंतराल के बाद बदलती है। ठीक है, जो मौसम होता है जैसे एक ही दिन में परिवर्तन हो जाता है, जैसे सीधा जो है क्या हो गई, धूल मिट्टी आना स्टार्ट हो गया, तेज आंधी आना शुरू हो गई, तो ये क्या है, क्या है, यही तो है क्या, मौसम परिवर्तन। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जलवायु परिवर्तन में जो भी होता है बहुत टाइम लगता है उसमें परिवर्तन होने के लिए। जैसे अभी जो ग्लेशियर है, बोला जा रहा है टेम्परेचर मत बढ़ने दीजिए नहीं तो पिघल जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो उसी को कहते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत दिनों बाद परिवर्तन होता है और उसको जल्दी रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसी को जो है क्या कहेंगे, जलवायु परिवर्तन कहेंगे। अगला है तीसरा पॉइंट, किसी स्थान की तत्कालिक घटनाएं जैसे ताप दाब वायु वर्षा आदि मौसम कहलाती हैं, जबकि इन्हीं घटनाओं का लंबे समय तक औसत रूप में जलवायु कहलाता है। चौथा पॉइंट है, मौसम एक तत्कालिक प्रक्रिया है, जबकि जलवायु दीर्घकालिक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए, मौसम में जो है तुरंत परिवर्तन हो जाता है इसलिए तात्कालिक प्रक्रिया है, जबकि जलवायु जो है दीर्घकालिक मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम में परिवर्तन होता है। प्रश्न संख्या 36 दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खनिज संपदाएं कौन कौन सी हैं, किन्हीं दो खनिज संपदाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज चूना पत्थर डोलामाइट कांच बालू ग्रेनाइट जिप्सम संगमरमर, ये सभी जो है क्या है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज चीज़ें हैं। ठीक है, और जैसे चूना पत्थर की अगर बात करें तो कहाँ पर मिलती है, मिर्ज़ापुर में सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, चूना पत्थर का तो सीमेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, डोलामाइट क्या है, तो डोलामाइट जो है कहाँ उपयोग होता है, ये जो है बादा में और सोनभद्र में पाया जाता है डोलामाइट। इसका उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग निर्माण कार्यों में किया जाता है, घर बनाने बनाने में इन सभी में प्रयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, हम बताते चलिएगा साथियों आप भी। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न आपका कितना क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और अगला पेपर आप सभी को नेक्स्ट डे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्न संख्या 37 पूछा गया है कि आयात निर्यात से आप क्या समझते हैं, उत्तर प्रदेश से निर्यात की जाने वाली 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा, जब कोई देश या राज्य वस्तुओं की खरीद बिक्री या अन्य देशों से करता है तो वस्तु का बाहर से आना आयात कहलाता है, बाहर भेजा जाना निर्यात कहलाता है। ठीक है, आयात क्या होता है साथियों, अपने देश से ठीक कोई भी चीज़ें बाहर वाली सामान अंदर आती है तो उसको जो है कहते हैं आयात, मतलब दूसरे देश से भारत में आ रही है आयात हो जाएगा। भारत की चीज़ें अगर चाइना जापान विदेश बाहर बाहर जा रही हो कहीं भी जा रही हो तो उसको जो है निर्यात कहेंगे। ठीक है, आंखें लाल हो रही लग रहा है क्या स्क्रीन से, चलिए देखते हैं बाद में बंद कर देंगे अगर ऐसा कोई होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिए गए जैसे चावल हो गया, चावल जो है क्या है बाहर भेजा जाता है, अगर अपने भारत से तो वहाँ पर निर्यात हो जाएगा, बाहर से आ रहा है तो आयात हो जाएगा। गेहूँ चीनी चमड़े का उत्पादन ये सभी जो है परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 38 है, सांस्कृतिक विरासत से आपका क्या आशय है, इसके संरक्षण के संदर्भ में अपने सुझाव बिंदुवार दीजिए। ठीक है, तो किसी देश या प्रदेश की कला संगीत नृत्य स्थापत्य साहित्य ऐतिहासिक स्मारक और परंपराएं उसकी साहित्यिक विकास कहलाती हैं। अगर संरक्षण के सुझाव की बात करें मतलब उसको मतलब संरक्षित कैसे किया जाएगा, तो उनको जो है विरासत स्थलों की सुरक्षा और स्वच्छता करके। ठीक है, कोई भी विरासत चीज़ें हैं स्थल हैं जैसे कोई मंदिर है कोई भी और फेमस चीज़ें हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को सुरक्षित रख करके जो है ज़्यादा दिनों तक रखी जा सकती है, नई पीढ़ी
में जागरूकता फैलाना, ठीक है। नई पीढ़ी में जागरूक रहेंगे तभी तो जो है इकट्ठा रख पाएंगे। आधुनिक तकनीकों में संरक्षण, जो आधुनिक नई नई चीज़ें आ रही हैं उनका संरक्षण करना, पुरानी चीज़ों का संरक्षण करना, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करना, पर्यावरण कैसे जो है कंट्रोल में आएगा। सरकारी व निजी संस्थानों में सहयोग देना, ठीक है। 39 है प्रश्न संख्या, और पूछा गया है गैर संगठन से आप क्या क्या आशय है, समाज के विकास में आपका क्या योगदान है, ठीक है। तो उत्तर उत्तर जो है गैर सरकारी संगठन अर्थात एनजीओ वे संस्थाएं हैं जो लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। जो गैर सरकारी संगठन है जैसे एनजीओ हो गया, इन सभी को क्या है, इन सभी को जो है समाज को ऊपर उठाने के लिए, ठीक है, बनाया गया है एनजीओ को। काम क्या करते हैं एनजीओ, तो उनका काम होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण में सहायता करना, गरीबों और वंचित की मदद करना, ठीक है। जैसे क्या होती है एनजीओ में, कुछ लोग उसमें पैसा डाल देते हैं और उन पैसों से क्या होता है एनजीओ चलता है। एनजीओ में लोग जैसे शिक्षा की व्यवस्था कर देना, भोजन जो जिनको खाने की सुविधा नहीं उनको खाना खिला देना, तो इन सभी चीज़ों का होता है, ठीक है। जन जागरूकता और अधिकारों की रक्षा, जिसको नहीं पढ़े लिखे हैं तो उनका कोई मदद कर देना, जैसे शिक्षा दे देना, ठीक है, जागरूकता फैला देना, सरकार को नीतियों में सुधार में सुझाव देना, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहयोग देना, ठीक है। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया है कि भारत की जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। भारत की जो जनसंख्या नीति है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर है भारत की जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या को नियंत्रण करना और लोगों का जीवन स्तर सुधारना। इसका लक्ष्य प्रत्येक संपत्ति के 2 बच्चों तक जनसंख्या सीमित रखना है, ठीक है। जो भारत जनसंख्या नीति आई थी 2000 में, और उनका कारण क्या था कि जो माता पिता हैं उनके 2 ही बच्चे होने चाहिए, ठीक है, सीमित रखने। जैसे अगर बात करें तो माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल, ठीक है। लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, ठीक। और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना और राज्यों को सहयोग और जन जागरूकता को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए, तो आप सभी जो साथी देख ही रहे हैं पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। हमें फॉलो कर सकते हैं कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी कोई अगर बात करना हो तो कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, फेसबुक पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। वीडियो कैसा लगा बताइएगा और ये फीडबैक ज़रूर दीजिएगा साथियों कि वीडियो कैसा रहा और क्या आगे भी इसी तरीके से चलाना चाहिए या पुराना पैटर्न ही सही है। आप सभी बताइएगा, जैसे बताएंगे वैसे काम होगा। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।